मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस्लामिक क्षेत्र का पार्ट 3, पहले हमने राजनीतिक और उसका विस्तार पढ़ लिया था। आज इसके हम पार्ट 3 में इसका आर्थिक और धार्मिक, व्यापार, वाणिज्य, साहित्यिक, इन सब पे चर्चा करेंगे। इनका राजनीतिक जब प्रभाव स्थापित हो गया मध्य एशिया में, तब इन लोगों ने धीरे धीरे अब उसका राजनीतिक प्रभाव स्थापित होने, क्या आर्थिक इनकी क्रियाएं थी या क्या उसका प्रभाव था उसमें, किस तरह से इनके आर्थिक क्रियाकलाप निष्पादित होते थे, इन चीजों पे आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आर्थिक, चूंकि मोहम्मद साहब स्वयं एक व्यापारी थे। उन्होंने जो अपना विवाह किया था खदीजा नाम की स्त्री से, वो एक व्यापारिक बहुत धनी महिला थी। और उसके बाद मक्का, जब मोहम्मद साहब अपनी धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ, क्रियाकलापों के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों में भी संलग्न रहे। उन्होंने अपने व्यापार को बहुत बढ़ाया, पाला पोषा, बहुत उसका विस्तार किया। उसके विस्तार के बाद उस समय मक्का और मदीना व्यापार के भी केंद्र के रूप में विकसित हो गए। उस समय मुख्य रूप से जो व्यापार किया जाता था, भारत, चीन, यूरोप, 3 मुख्य व्यापार के स्थल से, भारत से, चीन से, यूरोप से। अरबों का जो व्यापार होता था मुख्य रूप से, क्योंकि अरब बीच में था, एक तरफ उसके यूरोप था, दूसरे तरफ चीन था और दक्षिण की तरफ भारत, नीचे की तरफ भारत था। 3 लोगों से व्यापार उनका बहुत फला फूला और बहुत अधिक समृद्धि आई। शहरी, इसके आर्थिक के साथ साथ, व्यापार के साथ साथ कृषि उद्योग और उद्योग धंधे। उस समय चमड़ा रंगने का कार्य होता था, गलीचे बनाने का कार्य होता था, और बहुत मिट्टी के बर्तन, शीशे के बर्तन, इन सब वस्तुओं का बनाया। रेशम का भी व्यापार होता था। और इसके साथ साथ मिट्टी के बर्तन, प्रमुख रूप से शीशे के बर्तन उस समय प्रमुख रूप से बनाए जाते। शहरीकरण, इस समय समरकंद, दमिश्क, सिकंदरिया, बगदाद, काहिरा, ये सब व्यापार के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित हुए। कृषि के बाद, कृषि में उन्होंने गेहूं, चना, धान, बाजरा, इन सब और नारंगी, इन सब चीज़ों की वो खेती, सब्जियों की खेती करते थे। और वो एक स्थान से दूसरे स्थान, खेती में कई प्रकार के, कुछ भूमि राजा की थी जो राज्य की मानी जाती थी, कुछ किसान उसके स्वतंत्र स्वामी होते थे, और कुछ जो है जैसे लीज पे लेकर के करवाई जाती है खेती। जैसे जिसके पास अधिक जमीन है उससे, वो जिसके पास नई जमीन है परंतु वो खेती करना चाहते हैं तो अधिक जमीन वाले से वो जमीन ले करके और खेती करते थे। और टैक्स के रूप में जो राज्य की जमीन थी उस पर अगर लोग खेती करते तो सरकार को टैक्स पे करते थे, और जो लोग अपनी जमीन पे खेती करते थे वो भी उसका एक फिक्स होता था खराज, और खराज के रूप में राज्य को उनको पे करना पड़ता था। इसके अलावा शहरीकरण धीरे धीरे जब कृषि में, अर्थव्यवस्था में, व्यापार में, उद्योग धंधों में इनका विस्तार होने लगा, तो शहरों, जो छोटे छोटे गांव थे, अब वो शहरों का रूप लेने लगे। शहर मुख्य रूप से जब व्यापार के विस्तार के लिए और सैनिकों को बसाने के लिए, जो सैनिक, चूंकि उन आपस में हमेशा युद्ध होते रहते थे, तो उन सैनिकों को बसाने के लिए शहरों का निर्माण किया गया। इराक की कूफा, बसरा, फुस्ताद, काहिरा, मिस्र, ये सब शहर उस समय सैनिकों को बसाने के लिए इन शहरों का विस्तार किया गया या निर्माण किया गया। लाल सागर और फारस, जो इनका व्यापार का मुख्य मार्ग था, वो लाल सागर, भारत के साथ लाल सागर और फारस की खाड़ी से होकर के इनका मुख्य सारे व्यापार इन्हीं रास्तों से होकर के होते थे। सोना, चांदी, तांबा, अन्य धातु में वो अन्य दूसरे स्थानों से, चूंकि अरब प्रायद्वीप जो है एक मरुस्थलीय प्रदेश है, तो इन सब अपने खनिज पदार्थों के लिए, मतलब इन सब चीजों के लिए, धातुओं के लिए उसे दूसरे देशों पे निर्भर होना पड़ता था, और वो अपने जो वस्तु उसके यहाँ उत्पादित होती थी वो वहाँ बेचता था, उनका निर्यात करता था, और दूसरे देशों में या दूसरे महाद्वीपों पे होने वाली वस्तुओं का अपने यहाँ आयात करते हैं। अब आते हैं इस्लामिक संस्कृति।
इस्लामिक संस्कृति में इसके पहले इनके कागज का आविष्कार, इसके पहले मतलब व्यापार में कागज का आविष्कार भी इस समय के प्रमुख घटना थी। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, लेकिन चीन के लोगों ने उन्होंने उस चीज को बहुत सालों तक रखा। फारस के बादशाह ने जब उसके यहाँ लगभग 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को अपने यहाँ बंदी बनाया, तब उसको पता चला कि इनमें से बहुत सारे लोग कागज बनाना भी जानते हैं। तब उसने अब कुछ आगे के लगभग 100 वर्षों तक उन जो 20,000 आक्रमणकारियों को उसने फारस के बादशाह ने कैद किया था अपने यहाँ, उन लोगों से उसने पूरी फैक्ट्रियां बनवा दी कागज बनाने की। और अगले इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है कि अगले 100 वर्षों तक फारस कागज का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। अब आते हैं इस्लामिक संस्कृति। इस्लामिक संस्कृति, इसमें ईश्वर और व्यक्ति के संबंध, ईश्वर और व्यक्ति के क्या संबंध है, इस पे जोर दिया गया है। इस्लामिक संस्कृति में उलेमा जैसे पुजारी, जो उनका पुजारी वर्ग है उसको उलेमा कहा जाता है। जिन कानूनों के हिसाब से उनके यहाँ की व्यवस्थाएं चलती हैं इस्लाम धर्म में, उनको शरीयत कहा जाता है। शरिया या शरीयत कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सारे जो सच्चा मुसलमान है उसको शरीयत के हिसाब से ही अपने कार्यों को करना चाहिए, या उसको शरीयत के नियमों कानूनों को जो मानेगा वही सच्चा मुसलमान कहा जाएगा। और आज भी ये चीजें, आज भी जो इस्लामिक देश है, बहुत सारे देश